नमस्कार, संजय वाच में आपका स्वागत है। मैं संजय सिंह। अडानी के बाद अब वेदांत के अनिल अग्रवाल पर नियमों के साथ खिलवाड़ के आरोप लग रहे हैं। जॉर्ज सोरोस से जुड़े संगठन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP में अग्रवाल पर भारत के पर्यावरण नियमों में बदलाव के लिए सरकार पर दबाव डालने का आरोप लगा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कोयला खदानों से ज़्यादा कोयला निकालने के लिए सामान से 50% ज़्यादा निकालने का नियम बनाने के लिए भारत सरकार पर दबाव डाला था। आपको बता दें कि माइनिंग के लिए पेड़ काटना भारत में आम बात है और ये काम वैध तथा अवैध दोनों ही तरीकों से किया जाता है। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियाँ संभवतः इसीलिए आज नग्न है क्योंकि वहाँ बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से पत्थर का खनन किया जाता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे अनेक राज्यों में खनन के लिए पेड़ों की कटाई होती है। कहीं कोयले के लिए तो कहीं पत्थर और बालू के लिए ये काम किया जाता है। इसे लेकर अक्सर ग्रामीणों और आदिवासियों द्वारा आंदोलन की खबरें भी हम लोग सुनते रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में अवैध तरीके से जो माइनिंग होती है उसके चक्कर में उसे रोकने के लिए कई मरतबा पुलिस वालों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। और ये भी देखने में आया है कि कोर्टों की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसे लेकर कई बार दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन उनका कोई असर दिखाई नहीं देता। अवैध खनन में तो ज़्यादातर स्थानीय खनन माफिया का ही हाथ होता है, जिनका कारोबार बेहद सीमित होता है। लेकिन जो वैध खनन है उसमें अक्सर सरकारों और बड़े नेताओं की भूमिका तथा बड़े उद्योगपतियों का उसमें हाथ देखने में आता है और इसमें इन सबकी मिलीभगत होती है। ये काम छोटे मोटे व्यापारी नहीं करते, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े उद्योगपति करते हैं। ये जो बड़े रसूखदार उद्योगपति हैं, ये अपनी हैसियत का इस्तेमाल करते हुए पर्यावरण नियमों में मनमाफिक बदलाव कराने में अक्सर कामयाब हो जाते हैं। इस मामले में वेदांता का कोई ये अकेला मामला नहीं है। ये जो OCCRP की रिपोर्ट है, इसकी वजह से बिहार में सामने आ गया है, वरना इस तरीके के मामले आम हैं। आदिवासी इलाकों में तो स्थानीय अखबारों में इस तरीके की घटनाओं से वहाँ के पन्ने भरे रहते हैं, और लेकिन जो हमारा मेन लाइन मीडिया यानी कि गोदी मीडिया, वो इन खबरों को दबाता है। विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई को अब शायद ही कोई गंभीरता से लेता हो। मौजूदा केंद्र सरकार, उसने तो इस मामले में नियमों में ज़बरदस्त बदलाव किए हैं और बाकायदा कानूनों के साथ छेड़छाड़ की है। सड़कें हों, पुल हों या रेलवे लाइनें हों, इन सब के निर्माण के लिए अब मानो पेड़ों की कटाई को ज़रूरी मान लिया गया है। अब NGT और अदालतों में इस तरीके के मामले वो भी अब उस तरीके का मोड़ नहीं ले पाते जो पहले लेते थे। और जब आम आदमी या पर्यावरणविद वहाँ पे जाते हैं इन मामलों को लेकर, तो सरकारें जो है इन परियोजनाओं के बचाव में खड़ी हो जाती हैं और अधिकारी लोग तरह तरह के तर्क देकर बच निकलते हैं। और अक्सर उनका तर्क होता है कि जो पेड़ काटे गए हैं उनके बदले में हम दुगने तिगुने या 10 गुने तक पेड़ लगाएंगे और इसकी भरपाई कर देंगे। लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है, क्योंकि जो नए पेड़ लगते हैं वो पुराने स्थायी पेड़ों की जगह लेने में उन्हें वक्त लगता है और तब तक बहुत सारा नुकसान हो चुका होता है। पहाड़ों और ज़मीन की और नदियों के आसपास के कछार की स्थिति नाजुक हो चुकी होती है और बाढ़ का और भूस्खलन का खतरा बढ़ चुका होता है। लेकिन अब क्या किया जाए, स्थितियां ऐसी ही हैं कि कृत्रिम वृक्षारोपण के भरोसे ही सारे काम हो रहे हैं, और ये जानते हुए कि वैज्ञानिक रूप से जो प्राकृतिक पेड़ हैं वो काफ़ी लंबे अरसे में उनकी जड़ें दूर दूर तक और गहराई तक
फैलकर पहाड़ों को, उसकी मिट्टी और पत्थर को, टुकड़ों को, उनको एक ज़बरदस्त मजबूती प्रदान करते हैं और क्षरण को रोकते हैं। लेकिन जो कृत्रिम पेड़ लगाए जाते हैं उनमें वक्त लगता है और वो उस तरीके से मिट्टी को पकड़ भी नहीं पाते हैं। अंधाधुंध कटाई का ही नतीजा है कि अब घने से घने जंगली इलाकों में भी धरती और पहाड़ नंगे होते जा रहे हैं। अवैध कटाई तो अलग, परियोजनाओं के नाम पर वैध तरीके से लगभग 30 से 35 लाख पेड़ हर साल काटे जाते हैं और केंद्र सरकार का ही ये आंकड़ा है कि पिछले 5 सालों में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख पेड़ों की कटाई परियोजनाओं के लिए की जा चुकी है। अब हालत ऐसी हो गई है कि अगर उत्तराखंड में उत्तरकाशी के पहाड़ धंस रहे हैं, शिमला और कुल्लू मनाली में होटल और मकान गिर रहे हैं, धराशायी हो रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, तो फिर इसमें कोई आश्चर्य किसी को नहीं होना चाहिए। और कृत्रिम वृक्षारोपण के भरोसे जिस तरीके से पहाड़ों को संरक्षित करने की बातें की जा रही हैं, उन पर कितना भरोसा किया जाए, ये समझने की बात है। आप जानते हैं कि वैकल्पिक वृक्षारोपण कभी भी प्राकृतिक वृक्षारोपण का स्थान नहीं ले सकता है और अब हमें इसे लेकर नए दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। हम सभी देशवासियों का ये कर्तव्य है कि पर्यावरण को बचाने के लिए, धरती की हरियाली को वापस लाने के लिए और पहाड़ों को, नदियों को और इस धरा को बचाने के लिए अब हमें विकास के नाम पर जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उस पे कहीं न कहीं अंकुश लगाना होगा। और इसके लिए अगर हमें सरकारों का, सिस्टम का अगर विरोध करना पड़े तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो आज चूँकि ये अनिल अग्रवाल के बारे में रिपोर्ट आई थी और उसमें पर्यावरण के मुद्दे को उसमें हाईलाइट किया गया था कि किस तरीके से खनन के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए किस तरीके से कुछ उद्योगपति नियमों में और कानूनों में बदलाव के लिए दबाव डालते हैं और सरकारें उनका साथ देती हैं। तो ये ऐसा भविष्य में ना हो और जो सरकारें हैं वो पर्यावरण के हिसाब से काम करें। इसके लिए हम सबका मतदाता के रूप में, एक नागरिक के रूप में हमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इसी अनुरोध के साथ मैं आज का ये कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। भविष्य में इसी तरीके के और कार्यक्रम लेकर आऊँगा। आप अपने सुझाव इस कार्यक्रम के बारे में रखें और हमें अपनी राय दें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।